हेलो बच्चों, मैं अमरिंदर सर एक बार फिर से आप सबको मैथ्स बाय अमरिंदर सर यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। और हम लोग 12th का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हुए। सबसे पहले इसमें हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन। तो इस वीडियो सेशन को आप कंप्लीट देखिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। बाकी जो आपकी जो भी प्रतिक्रिया होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। तो आप किसी भी चैप्टर की शुरुआत करें, आप किसी भी किताब को फॉलो करें, लेकिन हर एक चैप्टर का अपना एक बेसिक कंसेप्ट होता है। तो पहले हम लोग इसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं जिसको सीखना जानना जरूरी है, ताकि आगे जब हम लोग क्वेश्चंस लगाएं बुक को फॉलो करते हुए एनसीईआरटी बुक को फॉलो करेंगे तो वहां पर आपको किसी तरह की कोई समस्या न रहे। तो आइए पहले हम लोग बेसिक कंसेप्ट की बात करते हैं। एकदम इत्मीनान से सीखेंगे, हर एक छोटी से छोटी बात आपको बताया जाएगा। रिलेशन एंड फंक्शन ऐसा चैप्टर है जिसमें अधिकांश बच्चों को कंफ्यूजन होता है, डाउट रहता है। टीचर लोग भी इसको फर्स्ट में स्टार्ट नहीं करते हैं, बाद में इसको पढ़ाते हैं। लेकिन हमारी कोशिश होगी कि आपको हर एक चीज़, आपको छोटा से छोटा बात, आपको हर एक कंसेप्ट आपको समझाएं, ये हमारा प्रयास रहेगा, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम लोग इसमें सीखेंगे क्रमित युग में। क्रमित युग में आप 11th क्लास में आप पढ़े होंगे, अगर आपको याद हो तो हम यहाँ पे क्रमित युग्म को एक बार फिर से ऑर्डर्ड पेयर्ड क्रमित युग्म को एक बार फिर से आपको हम रिकॉल या फिर आपको याद दिलाना चाहते हैं, क्योंकि आगे इसका आवश्यकता पड़ने वाला है। आप पढ़े तो हैं लेकिन आप हो सकता है भूल गए हों। तो क्रमित युग का मतलब क्या होता है, आइए पहले समझते हैं। तो क्रमित युग का मतलब होता है कि यदि आपके पास दो अरिक्त समुच्चय ए और बी है, ए और क्या जी, बी है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक समुच्चय या फिर सेट ए है और एक सेट बी है और दोनों अरिक्त है। तो अब अरिक्त समुच्चय क्या होता है, तो अब इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज कर जाएंगे कि भाई अरिक्त समुच्चय का मतलब क्या होता है। तो देखिए, एक होता है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय आप लोग 11th क्लास में पढ़े होंगे, रिक्त समुच्चय। लेकिन हम यहाँ पर रिक्त समुच्चय की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात करें अरिक्त समुच्चय, यानी कि जो समुच्चय रिक्त नहीं होगा उससे अरिक्त बोलेंगे। तो रिक्त समुच्चय क्या होता है, तो वैसा समुच्चय जिसमें एक भी एलिमेंट, एक भी अवयव नहीं हो, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, तो अरिक्त समुच्चय कहते हैं। और रिक्त समुच्चय कहते हैं। जिसमें एक भी अवयव नहीं हो उससे रिक्त समुच्चय कहते हैं। और जिस समुच्चय में कम से कम एक अवयव या फिर एक एलिमेंट, या आप कह लीजिए कि एक सदस्य हो, कम से कम बोले। यहाँ आप देखिए, कम से कम का मतलब क्या हो गया कि एक तो आप मतलब कि एक आपका अनिवार्य है, एक अनिवार्य मतलब वन एलिमेंट जरूरी है। अब एक से ज्यादा एलिमेंट भी है तो भी वो अरिक्त समुच्चय कहलाएगा, लेकिन कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए, तब जाकर हम उसे अरिक्त समुच्चय कहेंगे। बात क्लियर है। तो अगर आपके पास दो अरिक्त समुच्चय कौन कौन है, ए और बी है, ए और क्या है जी, बी है। और सेट ए का एलिमेंट हम यहाँ पे मान ले रहे हैं स्मॉल ए। सेट ए का जो एलिमेंट है उसको हम मान ले रहे हैं क्या जी, स्मॉल ए। और सेट बी का एलिमेंट हमने स्मॉल बी मान लिया, ठीक है। तो अब अगर आप इन दोनों को लेकर एक युग्म बनाएंगे इस प्रकार से, जैसे हमने ए कमा बी लिख दिया, तो ए और बी का एक युग्म हो गया, युग्म मतलब जोड़ा हो गया, पेयर हो गया। तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो क्रमित युग्म कहते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर आप यहाँ पर ए कमा बी लिखे हैं, आप इसको बी कमा ए भी तो लिख सकते हैं। तो बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चों, बिल्कुल लिख सकते हैं, आपका कहना सही है। आप ए कमा बी लिखें और उसी प्रकार से आप बी कमा ए लिखें, दोनों में से प्रत्येक को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रमित युग्म कहेंगे। ये भी एक क्रमित युग्म है और ये भी क्या है, क्रमित युग्म है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात यह है कि दोनों को तो हम लोग क्रमित युग्म बोलेंगे, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहां पर ए कमा बी एक अलग क्रमित युग्म है और बी कमा ए एक अलग क्रमित युग्म है। कहने का मतलब यह है कि ये दोनों आपस में इक्वल सामान्यतः नहीं होता है। सामान्यतः
सामान्यतः ये आपस में इक्वल नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर आप बोल रहे हैं कि ये सामान्यतः इक्वल नहीं होता है, तो ऐसा क्यों हम इसको इक्वल नहीं मानेंगे? ठीक है, आपके दिमाग में आ सकता है ना कि सर यहाँ पर देखिए ए और बी यहाँ पर भी है और ए और बी यहाँ पर भी है, तो आप क्यों बोल रहे हैं कि ये इक्वल नहीं होता है? तो देखिए कारण ये है बच्चों कि यहाँ पे ए और बी तो है, लेकिन इसमें आप गौर से देखें तो ए पहले है और ए जो है सेट ए का एलिमेंट है। इसमें अगर आप गौर से देखें तो बी पहले है और बी जो है सेट बी का एलिमेंट है। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें इस वाले क्रमित युग्म में पहले सेट ए का एलिमेंट आ रहा है, जबकि इस वाले क्रमित युग्म में पहले सेट बी का एलिमेंट आ रहा है। इस वजह से हम लोग इन दोनों को समान क्रमित युग्म में समान ऑर्डर पेयर नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, अब एक बच्चों ध्यान ये भी रखना कि जो ये ए दिख रहा है जो सबसे पहले है, ये पहले है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो इसको हम लोग बोल सकते हैं प्रथम घटक। प्रथम घटक बोल लीजिए या फिर फर्स्ट कंपोनेंट कह लीजिए, या फिर आप इसको जो है फर्स्ट एंट्री कह सकते हैं। फर्स्ट एंट्री को हिंदी में प्रथम प्रविष्टि भी कहा जाता है, या फिर आप इसको जो है फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट जो है कोऑर्डिनेट कह सकते हैं। फर्स्ट जो है कोऑर्डिनेट कह सकते हैं बच्चों, इसको आप फर्स्ट कोऑर्डिनेट कह सकते हैं। प्रथम निर्देशांक भी कह सकते हैं, कह सकते हैं। इसी प्रकार से जो ये बी दिखाई दे रहा है, तो चूंकि बाद में है ना, तो इनको हम लोग बोल सकते हैं बच्चों द्वितीय घटक। इनको हम लोग इसको बोल सकते हैं द्वितीय घटक बोल सकते हैं, या फिर आप इसको सेकेंड जो है कंपोनेंट बोल सकते हैं, कंपोनेंट, या फिर आप इसको जो है सेकेंड एंट्री कह सकते हैं, या फिर आप इसको जो है सेकेंड कोऑर्डिनेट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आप इस बात को समझ पाए होंगे बच्चों कि जो पहले होगा उसको प्रथम घटक और जो बाद में होगा उसको आप द्वितीय घटक या सेकेंड कंपोनेंट या सेकेंड एंट्री या द्वितीय निर्देशांक के नाम से जानते हैं। इस बात को हमेशा आप ध्यान रखेंगे। अब ये तो बात हो गई कि भाई क्रमित युग्म होता क्या है, तो क्रमित युग्म को आपको हमने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। अब आपके दिमाग में आ सकता है बच्चों कि ये कब, ये जो दो क्रमित युग्म आप देखो, ये एक अलग क्रमित युग्म है, ये एक अलग क्रमित युग्म है, तो ये कब समान होंगे? तो इस बात को आप सीखो बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना कि अगर देखिए यहाँ पे अगर आप a, b एक क्रमित युग्म लिख रहे हैं और b, a क्रमित युग्म लिख रहे हैं, ये बराबर तभी होता है तो जब आपको a और b आपस में क्या हो? बराबर हो। a और b आपस में क्या हो? बराबर हो। तो a और b आपस में अगर बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब ये हो गया कि आप a, b उसे लिखें चाहे b, a लिखें, बात एक ही है, सेम चीज है। ठीक है, इसको आप और क्लियर करते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि A1 और जो है, जैसे हमने यहाँ पर A1, B1 एक क्रमित युग्म लिखा और एक दूसरा क्रमित युग्म A2, B2 लिखा। ठीक है, तो अब ये दोनों अलग अलग क्रमित युग्म हैं। अगर इनको बराबर करना है, अगर इनको आप बराबर लिखते हैं तो ये बराबर तभी माने जाएंगे, तभी ये कहे जाएंगे जब इसका पहला एलिमेंट जो कि A1 है और इसका पहला एलिमेंट जो कि A2 है ये आपस में क्या हो? बराबर हो। इसी प्रकार से इसका दूसरा एलिमेंट, आपका एलिमेंट बोलिए चाहे कंपोनेंट बोलिए चाहे एंट्री बोलिए, इसका दूसरा आपको कंपोनेंट आपका जो है B1 है और इसका दूसरा कंपोनेंट जो है B2 है, ये भी आपस में क्या हो? बराबर हो। तब हम इन दोनों क्रमित युग्मों को आपस में क्या बोलेंगे? समान क्रमित युग्म कहेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं कि इस बात को आप समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे। इसी प्रकार से बच्चों अगर आपको लिखा हुआ मिल जाए कि A, B एक क्रमित युग्म है और C, D क्रमित युग्म है और ये आपस में दोनों क्रमित युग्म बराबर है, तो इसका मतलब समझना बच्चों कि इसका पहला एलिमेंट जो कि पहला कंपोनेंट या पहला एंट्री जो है जो कि A है और इसका पहला एंट्री आपका C है, ये आपस में बराबर है।
ठीक इसी प्रकार से इसका जो है दूसरा एंट्री, दूसरा आपको कंपोनेंट जो है इस वाले क्रमित युग्म का बी है, इसका दूसरा कंपोनेंट आपका डी है, ये भी आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, तो अगर ये दो क्रमित युग्म आपस में बराबर होते हैं तो कुछ इस प्रकार से कुछ कंडीशन बनता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो ये बिल्कुल बेसिक बात थी जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके बाय।